पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा। माई बिल बुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माई बिल बुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। नमस्कार दोस्तों, आज लोहड़ी का त्यौहार है। इस त्यौहार पर हर साल पंजाब की गलियों में, मोहल्लों में जश्न का माहौल होता है। लेकिन इस बार किसानों को लोहड़ी कुछ अलग ही अंदाज में मनानी पड़ रही है। बिहार में हुआ एक हत्याकांड जिसने नीतीश कुमार के सुशासन की पोल खोल कर रख दी है, कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसके अलावा बात करेंगे हम स्कूलों की। कई राज्यों ने स्कूलों को खोलना शुरू कर दिया है। आपके राज्य में स्कूल खुलने कब शुरू होंगे ये भी आपको बताऊंगा। साथ ही बात करेंगे क्रिकेट की कि अगले मैच में किन खिलाड़ियों को मिल रही है जगह, और इसके अलावा बर्ड फ्लू किन किन राज्यों में अपने पैर पसार चुका है और आपको किन सावधानियों की जरूरत है। शुरुआत करते हैं बिहार की एक खबर से। बिहार में एक ऐसा हत्याकांड हुआ है जिसने बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है नारे की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल बिहार सरकार को नारों में बात करना बहुत पसंद है, तो मुझे लगता है अब उनसे ये नारा पूछा जाना चाहिए, ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि बिहार में इतना गुनाह है तो सीएम साहब बंद क्यों आपकी निगाह है। इंडिगो के एक मैनेजर को सरेआम सीएम आवास से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर गोलियों से भून दिया गया और अब तक अपराधी फरार हैं। सारे सूबे में दहशत का माहौल है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना में इस बार अपराधियों ने सरकार के दावों की धज्जियां उड़ा दी। सतर्कता और मुस्तैदी का दावा करने वाली पटना पुलिस के भरोसे को भून डाला। पटना एयरपोर्ट पर पोस्टेड इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार की निर्मम हत्या कर अपराधियों ने कानून के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ा है। रुपेश कुमार पर बाइक सवार बदमाशों ने उस वक्त हमला किया जब पटना एयरपोर्ट से वो पुनाईचक इलाके में स्थित अपने कुसुम विला अपार्टमेंट पहुंचे थे। एसयूवी चला रहे रुपेश को जरा भी भनक नहीं थी कि हमलावर उनके करीब हैं। रुपेश अपने अपार्टमेंट के गेट पर रुके ही थे। वो गार्ड के गेट खोलने का इंतजार कर रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। रुपेश की एसयूवी के शीशे पर ये निशान हमले की गवाही दे रहे हैं। बाइक सवार बदमाशों ने रुपेश पर 6 गोलियां बरसाईं, जो उनके सीने में और हाथ पर लगी। गोलीबारी के बाद अपराधी बड़े ही आराम से हथियार लहराते हुए फरार भी हो गए। बड़ी वारदात की खबर लगते ही पुलिस महकमे के कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। फौरन रुपेश को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इंडिगो कंपनी के स्टेशन मैनेजर रुपेश की सरेआम हत्या ने पटना पुलिस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे हैरानी की बात ये है कि हाई प्रोफाइल मर्डर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास से महज 2 किलोमीटर की ही दूरी पर हुआ। फिर भी अपराधियों ने गोलियां बरसाई और मनचाहे तरीके से हथियार लहराते हुए फरार भी हो गए। इस संगीन अपराध की जांच के लिए सुशासन का दावा करने वाली सरकार ने एसटीआई गठित कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हत्या को सुपारी शूटर ने अंजाम दिया होगा और इस वारदात में 3 से 4 हत्यारे शामिल रहे होंगे। इस बात की भी आशंका है कि पटना एयरपोर्ट से घर के लिए निकलते वक्त किसी ने अपराधियों को रुपेश के रवाना होने की खबर अपराधियों को दी होगी और घर पहुंचने पर सोसाइटी के बाहर ये हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद आप माहौल का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि खुद बीजेपी यानी जो सरकार में नीतीश कुमार की साथी है वो भी सरकार पर सवाल उठा रही है। बीजेपी के एक सांसद हैं अजय निषाद, उन्होंने कहा पुलिस शराब पकड़ने में व्यस्त है और अपराधी जो है वो बेखौफ घूम रहे हैं। एक और सांसद है बीजेपी के विवेक ठाकुर, उन्होंने कहा कि 3 दिन में अपराधी ना पकड़े गए तो मामला सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए। यानी अपने ही सरकार की जो पुलिस है उस पर उन्हें यकीन नहीं है।
तो इस तरह की बातें हो रही हैं। अब जब खुद बीजेपी के सांसद और विधायक सवाल उठा रहे हैं तो तेजस्वी यादव भला क्यों पीछे रहते। दरअसल पूरे चुनाव के दौरान बीजेपी और जेडीयू ने जंगल राज शब्द का इस्तेमाल इतनी बार किया था कि वो बार बार लालू राज के वक्त में होने वाले अपराधों की याद वोटरों को दिला रहे थे। अब जब लगातार अपराध बिहार में बढ़ रहे हैं तो जैसे तेजस्वी को पलटवार करने का मौका मिल गया है। अब रुपेश हत्याकांड, इतना बड़ा हत्याकांड होने के बाद तेजस्वी भला क्यों चुप रहते। सुनिए क्या कहा तेजस्वी यादव ने। नीतीश कुमार को बार बार आईना दिखा रही है। ये जो मौजूदा सरकार में तो बीजेपी भी वही भागीदार है और अपराध बढ़े हैं तो इसमें बीजेपी के लोगों का भी भागीदारी है। क्या एक्शन उठा रहे हैं? सेलेक्ट और नॉमिनेट तो उन्हीं के लोगों ने किया है ना। और इन्हीं के देश के प्रधानमंत्री क्या कहा करते थे कि मैं बेटा हूँ, आपका बेटा कहीं भी रहेगा, आपके लिए रहेगा, छठ पूजा करवाएगा। क्या मधुबनी में एक घटना हुई जहां एक लड़की का बलात्कार करने के बाद उसकी आंखें फोड़ दी गई। मुजफ्फरपुर में भी एक घटना हुई है जहां बलात्कार के बाद जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। लगातार ऐसे ऐसे अपराध हो रहे हैं जो बिहार ने क्या देश ने नहीं देखा होगा। जो मधुबनी की आप जिक्र कर रहे हैं, जो हरलाखी क्षेत्र की एक बच्ची, वो बच्ची गूंगी बहरी थी जिसके साथ रेप किया गया। बिहार के अगर राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देखें तो पिछले साल 2020 में जनवरी से सितंबर तक 9 महीने में 2400 हत्याएं हुई थी। यानी तकरीबन हर दिन 9 हत्याएं बिहार में हो रही हैं उन आंकड़ों के मुताबिक। इसके अलावा अगर पिछले कुछ दिनों की आप सुर्खियां देखेंगे बिहार में क्राइम की खबरों को देखेंगे तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, गोपालगंज, चंपारण और अब पटना, यानी हर शहर में, पूरे सूबे में हर तरफ अपराधियों का बोलबाला है। और खुद की सरकार को सुशासन कहने वाले नीतीश कुमार से जैसे ये अपराध संभल ही नहीं पा रहे। खैर, चलते हैं अगली खबर की तरफ। लोहड़ी का त्यौहार है, पूरा देश लोहड़ी का ये त्यौहार मना रहा है, लेकिन पंजाब में इसकी खास तौर पर धूम होती है। अगर आप 13 जनवरी की रात को पूरे पंजाब की सड़कों पर निकल जाएं, गलियों पर निकल जाएं, तो हर तरफ ऐसा लगता है कि जैसे पूरा सामूहिक एक उत्सव मना रहे हैं। पूरा शहर, पूरा मोहल्ला, पूरी गली, कोई अड़ोसी पड़ोसी के अलावा जो भी रास्ते, जो भी कोई सड़क पर है वो त्यौहार में शामिल होता है। ज़बरदस्त उल्लास होता है। लेकिन इस बार पंजाब के किसान दिल्ली की सरहदों पर बैठे हुए हैं। आज लोहड़ी पर उन 3 कृषि कानूनों की कॉपियां, उनके दस्तावेज किसानों ने जलती आग में फेंके, जो उनके गुस्से को बयां करते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें गवाह हैं कि कृषि कानून पर किसानों का गतिरोध जल्द खत्म होने वाला नहीं है। लोहड़ी में जल्द 3 प्रतियों में कानून को लेकर किसानों का गुस्सा नजर आ रहा है। शाम होते ही सिंघू बॉर्डर पर कुछ इस तरह की तस्वीर नजर आई। जी हाँ, मूंगफली की दी खुशबू और गुड़ दी मिठास, मुबारक होवे तनु लोहड़ी का त्योहार। और इसी आस के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि जो कानून सरकार लाई है वो रद्द होंगे, इस अग्नि के इर्द गिर्द तमाम किसानों ने नारा बुलंद किया। यहाँ पे आप देखिए, रेवड़ी हो, गुड़ हो या मूंगफली हो, उसको अर्पण करके यहाँ पे तमाम किसानों ने अपनी बात कही और काले कानून को रद्द करने के लिए मांग की। सरकार से बातचीत के लंबे दौर के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन किसानों का यह प्रदर्शन बता रहा है कि आग जल्द बुझने वाली नहीं है। यहाँ से अब रिपब्लिक डे तक, गणतंत्र दिवस तक किसानों की जो का आंदोलन और बुलंद होगा। इल्जाम चाहे जो लगा लो, हम सच कहने के आदी हैं। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं। सुप्रीम कोर्ट के किसान आंदोलन के हल निकालने के लिए बनी कमेटी के आदेश के अगले ही दिन, यानी आज की ये तस्वीरें हैं जहां लोहड़ी के त्योहार को किसान संकल्प दिवस के तौर पर मना रहे हैं और अपना गुस्सा कुछ इस अंदाज में निकाल रहे हैं। तो कृषि कानून बिल है जिसको लगातार ये वापस करने की मांग कर रहे हैं, उसकी जो प्रतियां यहाँ पर जलाई जा रही है वो तस्वीरों में आप दिखाई दे रहे हैं। जो किसान है इनका कहना है कि जब तक जो सरकार है वो कानून वापस नहीं लेगी तब तक
वो धरने पर बैठे रहेंगे। और इन सबके बीच चूंकि आज लोहड़ी का दिन था, इस वजह से किसानों ने जो यहाँ पर धरने पर काफी वक्त से बैठे हैं, उन्होंने जो कृषि कानून बिल है उसकी प्रतियां सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर रोक लगाने के बाद एक कमेटी तो बना दी है, लेकिन जैसा आपने इस रिपोर्ट में देखा, किसान उस कमेटी को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। 4 सदस्यों की वो कमेटी है, लेकिन किसानों को लगता है कि वो कमेटी उनके साथ इंसाफ नहीं कर सकती। 15 जनवरी को सरकार और किसानों की अगले दौर की बातचीत होनी है, जिस पर निगाहें हैं। 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालने का दिल्ली में ऐलान किया हुआ है, जिसे लेकर संशय है और सरकार बुरी तरीके से चिंतित है कि अगर किसान ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली शहर में आ गए तो क्या होगा। यानी अभी एक कृषि का ये जो किसान आंदोलन है, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। वैसे दोस्तों, मैं आपको अगर थोड़ा सा इतिहास में ले जाऊं तो मैं आपको बताऊं कि सिखों ने ख़ास तौर पर जब जब आंदोलन चलाए हैं तो वो आंदोलन लंबे चले हैं। जैसे 1907 में शहीद भगत सिंह के चाचा, जो कि एक बड़े किसान लीडर थे, अजीत सिंह, उन्होंने एक आंदोलन चलाया था। किसानों ने कुछ कृषि कानून बनाए थे उनके खिलाफ। पगड़ी संभाल जट्टा, आपने फिल्मों में ये गाना सुना होगा। ये आंदोलन 1907 का पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन के नाम से जाना चाहता है, क्योंकि उस वक्त उन्होंने ये गाना गाया था। अंग्रेज़ों ने अजीत सिंह को देश निकाला दे दिया, उन्हें देश से बाहर फेंक दिया, लेकिन आंदोलन चलता रहा और बाद में अंग्रेज़ों को अपने वो कानून वापस लेने पड़े थे। खैर, देखते हैं ये किसान आंदोलन, ये प्रोटेस्ट जो है कितना लंबा चलता है और आखिर में नतीजा क्या निकलता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। कोरोना का वैक्सीन तो पूरे देश में अब जा रहा है और 16 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। तो इसके बीच में एक बड़ा सवाल ये है कि स्कूल कब खुलेंगे, जो कि कई राज्यों में अभी तक बंद हैं। दिल्ली सरकार ने आज ऐलान किया कि 18 जनवरी से, दरअसल अरविंद केजरीवाल जो सीएम है दिल्ली के, उन्होंने ये कहा था कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगा भैया, तब तक हमारे राज्य में तो, दिल्ली में तो स्कूल नहीं खुलने वाले हैं। अब उन्होंने कहा है कि 18 जनवरी से दिल्ली में स्कूल खुल सकते हैं, लेकिन नियम, कायदों और एहतियात की एक बड़ी 4 दीवारी खींची है। स्कूलों को खुलने के लिए उसी 4 दीवारी के भीतर रहना होगा। देखिए ये रिपोर्ट। स्कूल कब खुलेंगे, छात्र कब क्लासरूम में पढ़ाई करेंगे, ये सवाल उठ रहे थे और सबसे ज्यादा उत्सुकता छात्रों में थी। अब स्कूल खुले हैं और फिर से क्लासरूम में छात्र जुटे हैं। बोर्ड परीक्षाएं नजदीक है और अब इसीलिए कई राज्यों में छात्र स्कूल पहुंचने लगे हैं। बात करें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली सरकार ने बुधवार को सभी स्कूलों को 10वीं और 12वीं क्लास के लिए खोलने के लिए मंजूरी दे दी है। स्कूल 18 जनवरी से प्री बोर्ड की तैयारियों और प्रैक्टिकल वर्क के लिए खोल सकेंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि छात्रों को सिर्फ उनके पेरेंट्स की सहमति के बाद ही स्कूल बुलाया जाएगा। हालांकि स्कूल आने वाले छात्रों का रिकॉर्ड रखा जाएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल हाजिरी लगाने से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि छात्रों को स्कूल आना पूरी तरह पेरेंट्स की इच्छा के मुताबिक ही होगा। वहीं अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो मुंबई में बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए स्कूल खोलने की इजाजत मिल गई है। उत्तर प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं। गुजरात में 11 जनवरी से 10वीं और 12वीं क्लास के लिए स्कूल खुल चुके हैं। ओडिशा में 8 जनवरी से क्लास 10th और 12th के लिए स्कूल खुले हैं। पंजाब में 7 जनवरी से स्कूल खुल चुके हैं। दिल्ली में 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल 18 जनवरी से खुलेंगे और राजस्थान में भी 18 जनवरी से क्लासेस लगेंगी। तमिलनाडु में 19 जनवरी से 10वीं और 12वीं क्लास के लिए स्कूल खुलेंगे। तेलंगाना में 1 फरवरी से स्कूल खुलेंगे। जिन राज्यों में स्कूल खुले हैं वहां अब स्कूलों में रौनक भी लौटती दिख रही है। 10 मंथ के बाद पहला दिन है स्कूल में और आज काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहली स्कूल के गेट पे आके हमारा सैनिटाइजिंग वगैरह सब हुआ, स्कैनिंग वगैरह सब हुई। फिर हमें एक सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवाई। फिर उससे हम अपनी क्लास में गए। वहाँ पर टीचर्स वगैरह भी काफ़ी प्रिकॉशंस ले रही थी, सैनिटाइज कर रहे थे। हर पीरियड के बाद हमें अपने हैंड को सैनिटाइज करना हो रहा था। एंड मास्क भी हम हर टाइम लगा रहे हैं। टीचर्स भी हमसे जब इंटरेक्ट करती है तो मास्क लगा के करती है। स्कूल जहां खुल चुके हैं वहां नियमों की पालना भी की जा रही है और साथ ही जहां स्कूल खुलने हैं वहां तैयारियां भी की जा रही हैं। उनके पेरेंट्स के कंसेंट द्वारा स्कूल में बुलाया है और हमने उनको ये ऑप्शन दिया है। ऑनलाइन क्लासेस हमारी अभी भी चल रही हैं, पर जो बच्चे और उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि स्कूल में आने से फेस टू फेस मोड में बच्चे की बेहतरी होगी, तो वो यहाँ पे
केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइन के तहत स्कूलों को 15 अक्टूबर से फिर से खोलने की अनुमति दी थी। कुछ राज्यों ने स्कूल खोले भी थे, लेकिन कोरोना के मामले सामने आए, उसके बाद स्कूल बंद कर दिए गए थे। न्यूज़ तक ब्यूरो। बारहवीं की सीबीएसई की जो परीक्षाएं हैं वो 4 मई से होनी है। उससे पहले प्रैक्टिकल, प्री बोर्ड, ये सब चीज़ें होनी है। तो इसलिए कई राज्य जो हैं वो स्कूल खोल रहे हैं। आपने देखा इस रिपोर्ट में कि किन किन राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं। लेकिन अभी 4 जनवरी को बिहार में स्कूल खुले थे और उसके फ़ौरन बाद एक खबर आई कि मुंगेर ज़िले में एक स्कूल में 22 बच्चों और 3 टीचर्स को कोरोना हो गया है। कोरोना विस्फोट हो गया उस स्कूल में। इसके बाद भारी अफरा तफरी फैली। हालांकि बाद में वो रिपोर्ट गलत निकली, लेकिन उसने पूरे राज्य में जो है एक अफरा तफरी फैला दी थी और माँ बाप के अंदर डर भी और ज़्यादा बढ़ा दिया था। तो इस तरह की अफवाहों से या फिर इस तरह की गलत रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, टेस्ट की गलत रिपोर्ट्स आ जा रही हैं, इस तरह की चीज़ों से बचना राज्य सरकारों के लिए बड़ी चुनौती है। क्योंकि देखिए, स्कूल खुलने को लेकर कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो टीचर्स की जगह नहीं ले सकती हैं और बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस में हो नहीं रही है। लेकिन कुछ माँ बाप ये भी मानते हैं कि उन्हें अपने बच्चों की जान प्यारी है। 1 साल बर्बाद भी होता है तो हो जाए, लेकिन वो कोरोना के खतरों के बीच अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते। इसलिए ऐसे में ये जो एक बीच का रास्ता राज्य सरकारें निकाल रही हैं कि स्कूल खोल तो रही हैं लेकिन अटेंडेंस नहीं लग रही है, जिसकी मर्ज़ी है आए, जिसकी मर्ज़ी है ना आए, तो ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है, एक बहुत बड़ा ट्रायल है। देखते हैं किस हद तक कामयाब हो पाता है और किस राज्य में। लेकिन कोरोना अकेला होता तो भी एक बात थी। कोरोना के साथ साथ ये जो बर्ड फ्लू नाम का एक वायरस आया है, इसने और ज़्यादा परेशानी लोगों की बढ़ा दी है। अब कड़कनाथ मुर्गे में भी ये सामने आ गया है कि कड़कनाथ मुर्गे में भी बर्ड फ्लू का संक्रमण पाया गया है। दरअसल सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई चिकन और अंडे जिनकी भारी तादाद में कंजप्शन होती है, वो खाएं कि ना खाएं। तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लेकर कुछ बताया है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। देखिए रिपोर्ट। देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू कंफर्म हो चुका है। देश भर में लाखों पक्षी इस वायरस की चपेट में आकर मर चुके हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू का खतरा इंसानों को भी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वायरस पक्षियों से पक्षियों में बेहद तेजी से फैलता है, लेकिन अगर इंसान भी पक्षियों के संपर्क में ज्यादा आते हैं तो उनमें भी वायरस की आशंका बढ़ जाती है। इसके साथ ही जो सबसे ज्यादा जरूरी सवाल लोगों के बीच कौंध रहा है वो ये कि क्या ऐसे वक्त में चिकन या अंडा खाएं या नहीं। सही राय जो विशेषज्ञ और WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी बताता है, हम आपको बताने जा रहे हैं। WHO बर्ड फ्लू के संक्रमण के वक्त सबसे पहले किसी भी तरह के कच्चे और पके हुए मीट को अलग चाकू और बर्तनों का इस्तेमाल करने को कहता है। साथ ही सबसे जरूरी बात कि कोई भी चिकन, मीट, अंडा अच्छी तरह से पकाकर ही खाएं। अच्छी तरह पकाकर खाने का मतलब है कि आपको कम से कम 70 डिग्री सेल्सियस तापमान में अंडा या चिकन पकाकर खाना है। ऐसा करने पर H5N1 वायरस यानी बर्ड फ्लू का खतरा नहीं रहता। मांस या अंडे में किसी भी तरह का कच्चापन आपको बीमार कर सकता है, इसलिए सबसे पहले चिकन और अंडे को पहले खूब उबालें और फिर पकाएं। बर्ड फ्लू का वायरस पक्षियों में पाया जाता है, इसलिए जो लोग अंडा, चिकन बेचते या खाते हैं उन्हें खास तौर पर अपना ध्यान रखना है। वो संक्रमित पक्षियों को फूड चेन में ना आने दें। साथ ही सरकारी गाइडलाइंस के हिसाब से देश में कई जगह फिलहाल पोल्ट्री फूड प्रोडक्ट्स की बिक्री को रोक दिया गया है। कुछ एक्सपर्ट्स नेक सलाह देते हुए कहते हैं कि अगर बर्ड फ्लू के वक्त चिकन, अंडा खाना इग्नोर कर सकते हैं तो ये सबसे बेहतर बात है। अगर देश के नक्शे पर ऊपर से चलें तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, इन तमाम राज्यों में बर्ड फ्लू का संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। यानी वहाँ पर उन पक्षियों में, वहाँ के राज्यों के पक्षियों में बर्ड फ्लू का वायरस पाया जा चुका है। लेकिन जैसा आपने इस रिपोर्ट में देखा कि आपको सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है और आप इन राज्यों में हैं या इन राज्यों से बाहर भी हैं तो भी बर्ड फ्लू को लेकर काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर है क्रिकेट। 15 जनवरी से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा और आखिरी टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। भारत की टीम जो है वो अपने घायल खिलाड़ियों की चुनौती से जूझ रही है। तो फिर 15 जनवरी को शुरू होने वाले मैच में किस खिलाड़ी को जगह मिलेगी और कौन बाहर होगा, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच 15 जनवरी से ब्रिस्बेन के गाबा पर खेला जाएगा। 4 मैचों के टेस्ट सीरीज में अभी भी 1-1 से सीरीज ये बराबर है। ब्रिस्बेन में निर्णायक टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया भी मुश्किल में है। बुमराह पेट की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण मैच से बाहर हो गए हैं। इतना ही नहीं, ब्रिस्बेन में नेट पर बल्लेबाजी करते हुए मयंक अग्रवाल के हाथ में भी चोट लगी। इसके अलावा आर अश्विन के पीठ की जकड़न की समस्या बढ़ गई है, जिससे भारत के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं बचे। टीम इंडिया से सबसे पहले मोहम्मद शमी, फिर उमेश यादव, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, हनुमा विहारी और जसप्रीत बुमराह चोटिल होकर बाहर हो चुके हैं। अब टीम इंडिया के सामने मुश्किल है कि किसे प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए। ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए उतर सकती है। रोहित और गिल चौथे टेस्ट के लिए बिल्कुल फिट है। ये दोनों ही बल्लेबाज काफी तेजी से रन बनाने में माहिर भी हैं। पिछले टेस्ट मैच में रोहित और गिल की जोड़ी ने पहली पारी में 70 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की थी और दूसरी पारी में भी बिना कोई विकेट गंवाए टीम इंडिया को 71 रन की बेहतरीन शुरुआत दी। ऐसे में ब्रिस्बेन में ये जोड़ी कमाल कर सकती है। चेतेश्वर पुजारा नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए उतर सकते हैं। सिडनी में खेले गए पिछले टेस्ट मैच में पुजारा ने फॉर्म में वापसी की है। पुजारा का फॉर्म में आना टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। टीम इंडिया के कप्तान अजिंक्य रहाणे नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं। रहाणे ने मेलबर्न में खेले गए दूसरे टेस्ट में शतक लगाकर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी, लेकिन सिडनी में खेले गए तीसरे टेस्ट में उनका बल्ला नहीं चला। ऋषभ पंत इस मैच में प्योर बैट्समैन के तौर पर नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने उतर सकते हैं। पिछले मैच में सिडनी के मैदान पर ऋषभ पंत ने 97 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। हनुमा विहारी चोटिल होकर चौथे मैच से पहले ही बाहर हो चुके हैं। हनुमा विहारी के विकल्प माने जा रहे मयंक अग्रवाल को भी नेट पर बल्लेबाजी करते हुए हाथ में चोट लगी। उन्हें हेयरलाइन फ्रैक्चर हो सकता है। ऐसे में खराब फॉर्म से जूझ रहे सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ नंबर 6 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। रिद्धिमान साहा बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने के लिए उतर सकते हैं। ऋषभ पंत के तुलना में रिद्धिमान साहा की विकेट कीपिंग भी अच्छी है। इस तरह ब्रिस्बेन टेस्ट की प्लेइंग 11 में ऋषभ पंत और रिद्धिमान साहा को एक साथ उतारा जा सकता है। सिडनी में फील्डिंग करते हुए जसप्रीत बुमराह के पेट में खिंचाव आ गया था, वो ब्रिस्बेन टेस्ट से बाहर रहेंगे। संभव है कि मोहम्मद सिराज अब भारतीय आक्रमण की अगुवाई करेंगे। न्यूज़ तक ब्यूरो। तेज़ गेंदबाजी जो है वो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहले मोहम्मद शमी, उमेश यादव और इस मैच के लिए बुमराह भी घायल हो गए हैं। यानी हमारे टॉप 3 पेसर्स जो हैं वो इस मैच में नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक का स्कोर सीरीज़ में है 1-1, यानी जो भी चौथा मैच जीतेगा, भारत या ऑस्ट्रेलिया जो भी चौथा मैच जीतेगा, वही इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के कप पर कब्जा जमाएगा। तो भारतीय टीम को हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और वैसा ही मजबूत जज्बा दिखाइए जैसा तीसरे टेस्ट मैच में दिखाया था और चौथे टेस्ट मैच को जीतकर वापस आइए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको हमारी ये बातचीत अच्छी लगी तो न्यूज़ तक को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा हमारी तक ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड कीजिए और उसमें वीडियो कमेंटिंग का एक स्पेशल सेक्शन है, वहां जाकर वीडियो कमेंट कीजिए, वीडियो के ज़रिए हमसे बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।